जय हिंद। आज बायोलॉजी का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ बायोलॉजी का। अगर आप उसको नहीं देखिएगा, डायरेक्ट इसको देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो पहले आप उस 3 वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पूरा समझ में आएगा। अगर आप सच में आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तब आप शुरू से देखिए, तब आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा समझने में। ऐसे कहीं से भी पढ़ लीजिएगा तो नहीं समझ आएगा। ये सब पढ़ाई है ना, कहीं से पढ़ लीजिएगा समझ नहीं आएगा। कोई कॉमेडी वॉमेडी वीडियो थोड़ी ना कि कहीं से भी देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ये सब पढ़ाई वाला वीडियो को आपको शुरू से देखना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको एफर्ट करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कुछ हम एफर्ट करते हैं, कुछ आप करिए। आप पहले प्लेलिस्ट की वीडियो सब देख लीजिए, इसमें 3 वीडियो हो गया, अच्छा से बताया गया है। आप उसके बाद तब इसको देखिएगा, तब फिर पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, हम लोग इससे पहले वीडियो में सेल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्रोटीन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उससे तो आगे पढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक एसिड है। कौन सा एसिड है? तो एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड बहुत काम का है। ये सब एमिनो एसिड हमारे शरीर में भी होते हैं। सोयाबीन में भी एमिनो एसिड पाया जाता है। उसके बाद जाके पेड़ पौधे में भी एमिनो एसिड होता है, जिससे फल उल पक जाता है, पेड़ पौधे की वृद्धि होती है। तो ये एमिनो एसिड सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और पेड़ पौधे के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है एमिनो एसिड। तब समझते हैं, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का बनना एनाबोलिज्म का प्रोसेस है। एनाबोलिज्म होता क्या है? अगर कोई 2 चीज़ या उससे अधिक चीज़ अगर मिल के कोई एक चीज़ बना दिया तब उसको कहते हैं एनाबोलिज्म। और अगर कोई चीज़ टूट के बहुत सारे बिखर गया है, उसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। सीधा ऐसे समझिए, कैटाबोलिज्म मतलब काट दिया है, काट के अलग कर दिया है। तो अगर टूट के अलग हो गया है तो कैटाबोलिज्म। अगर मिल गया है, 2-4 चीज़ मिल गया, उसको कहते हैं एनाबोलिज्म। तो प्रोटीन का बनना एक एनाबोलिज्म प्रोसेस है। प्रोटीन जो बनता है 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। 10 + 10 20 गो एमिनो एसिड मिलता है, तब एगो प्रोटीन बन जाता है। 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना देता है। अब उसी तरह से ग्लूकोज कैसे बनता है? 38 एटीपी से। 38 एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज का भी बनना क्या है? एनाबोलिज्म प्रोसेस है कि ग्लूकोज कुछ ना कुछ मिल के बना है। 38 एटीपी मिल के बना है, वो भी क्या हो गया? एनाबोलिज्म हो गया। प्रोटीन का बनना भी क्या है? एनाबोलिज्म का प्रोसेस है। ये 10 + 10 20 गो एमिनो एसिड से मिलकर बना है। हम डायरेक्ट 20 नहीं लिख दिए, 10 + 10 लिखे, इसको समझते हैं हम लोग। ऐसे भी समझ सकते हैं एनाबोलिज्म। जैसे मान लीजिए मार्कर है, कंप्लीट मार्कर कब बनेगा? जब ये कैप इसमें आके से मिल गया और पूरा मार्कर बन गया, कंप्लीट मार्कर। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? ये हुआ एनाबोलिज्म, मतलब मिल के बन गया एनाबोलिज्म। और यही अगर टूट के अलग हो जाए, ऐसे अलग हो गया, ये क्या है? कैटाबोलिज्म, मतलब काट के इसको अलग कर दिए, तोड़ दिए हैं, तो ये क्या हो गया? कैटाबोलिज्म प्रोसेस। ये एनाबोलिज्म, ये कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म फिर कैटाबोलिज्म। तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। ये 10 गो जो है पहले से हमारे शरीर में रहता है, इसलिए इसको कहता है अननेसेसरी, मतलब ये पहले से शरीर में है। इसका अननेसेसरी सबके शरीर में होता है। 10 हुआ पहले से रहता है हमारे शरीर में। और ये 10 ये जो है 10 जो है, ये इसको खाने पीने से अच्छा खाइएगा तब ये 10 गो एमिनो एसिड हम लोग को मिल जाता है। तो 10 गो पहले से है और 10 गो भोजन से मिला, खाना खा के मिला 10 गो। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 गो एमिनो एसिड मिल के वो प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि विकास करता है, शरीर को बढ़ाता है, शरीर को सुंदर बनाता है और इमरजेंसी में हम लोग को एनर्जी भी देता है प्रोटीन। तो देखिए, हम लोग के शरीर में 10 गो पहले से, 10 गो भोजन से मिला, 20 गो मिला दिया और क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। लेकिन बच्चों के शरीर में होता क्या है? छोटा बच्चा देखिएगा बहुत जल्दी वृद्धि विकास कर लेता है। जन्म होगा 2-2.5 kg का होगा, अब देखिएगा जस्ट 2 महीना 3 महीना बाद बच्चा अच्छा 5-6 kg हो जाएगा और 1 साल में बिल्कुल दौड़ने लगेगा। मतलब छोटे बच्चों में वृद्धि विकास बड़ी तेज़ी से होता है और हम लोगों में वृद्धि विकास कम होता है। बुढ़ोती में तो साफे होता ही नहीं है वृद्धि विकास। तो ये कैसे होता है? देखिए, बच्चों में होता क्या है? बच्चों में 10 गो नहीं रहता है। ये जो लिखे हैं 10 + 10 20 एमिनो एसिड, ये होता है यंग जनरेशन के लिए, यंग जो सब हम लोगों में हुआ। लेकिन बच्चों में क्या आता है? पहले से 10 नहीं, 15 गो पहले से रहता है, पहले से 15 गो रहता है। और उसको खाने से कितना? और 20 एमिनो एसिड चाहिए, मतलब खाना से वो 5 गो और ले लिया, खाना खाया भोजन से 5 गो और उसको मिल गया। तो 15 और 5 कितना? 20, तुरंत प्रोटीन बन गया, हो गया। मतलब भगवान उसका शरीर पहले से 15 गो एमिनो एसिड पहले से दे दिया है। और उसको चाहिए कितना? 5 को चाहिए, मतलब थोड़ा सा दूध पी लेगा, दूध ही पीता है, एकदम देखते पूरा एकदम तगड़ा हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 और 5 20 हो गया, तुरंत प्रोटीन बन जाता है। मतलब छोटे बच्चों का शरीर में वृद्धि विकास क्यों होता है? सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसका कारण सीधा ये है कि उसके शरीर में 15 गो एमिनो एसिड पहले से रहता है
और हमारे शरीर में 10 ही गुण रहता है। हमको खाना से 10 को लेना पड़ता है, उसको उसका शरीर 15 से पहले से है, 5 ठो चाहिए। थोड़ा सा दूध पिला दीजिए आराम से, तुरंत 15 और 5 20 हो गए, तुरंत एकदम बच्चा एकदम खूब टनटना आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, तुरंत बड़ा हो जाएगा, पूरा एकदम मुस्टंडा हो जाएगा। लेकिन हम जब बुढ़ोती छा जाता है, एमिनो एसिड हम लोग के शरीर में घट जाता है। 10 + 10 हम लोग के लिए लिखे थे, लेकिन जब आप बुढ़ा जाइएगा तो एमिनो एसिड घट के 9 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो कम हो गया। अब हमको खाना से कितना चाहिए, अब 11 को चाहिए भोजन से। मतलब आप भोजन खूब खाना पड़ेगा, खूब बढ़िया से, एकदम अच्छा खाना पड़ेगा, ज़्यादा चाहिए आपको भोजन से, तब 20 गो होगा, तब जाके प्रोटीन बनेगा। इसलिए तो बुढ़ोती में होता है कि हमारे शरीर में, खुद का शरीर में जो है ये जो इम्यूनो एसिड घट जाता है। 10 तो होता है यंग जब रहते हैं, लेकिन 10 से 9 8 7 हो जाता है, कम हो जाता है बुढ़ोती में, जिसकी वजह से भोजन से हमको ज़्यादा इम्यूनो एसिड चाहिए। इसलिए आप कितना ही खाइएगा ना ज़्यादा बुढ़ोती में, तो उतना वृद्धि विकास नहीं होता है, फिर भी चमड़ा सब झुर्रेले रहता है, ढेर प्रोटीन नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इम्यूनो एसिड का कमी हो जाता है शरीर में, जो हमारे शरीर में पहले से रहता है। उसका खाना वाना कितना ही खाइएगा, तब 11 खाइए या 12 वो इम्यूनो एसिड मिलेगा खाना से, तब जाके प्रोटीन बनेगा। तो समझ गए, बुढ़ोती में होता क्या है कि इम्यूनो एसिड के समय हमारे शरीर में घट जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वृद्धि विकास नहीं होता है, चमड़ा वाला पूरा ढीला ढीला हो जाता है, अजीब हो जाता है। ये समझ गए इम्यूनो एसिड। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले के वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेल के बारे में, कि सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब के बारे में हम लोग इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे लास्ट टॉपिक सिलिया और फ्लैजेला के बारे में, जो कि सेल को गति करने में सहायता प्रदान करता है, सिलिया फ्लैजेला दोनों को, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे जस्ट पढ़ते हैं। इससे आगे है प्लास्टिड सेल, लवक, उसके आगे का टॉपिक है। ये होता है किसमें, ये पाया जाता है प्लांट में। ये प्लास्टिड सेल जो किसे पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है, जानवरों में ये प्लास्टिड सेल नहीं पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है किसमें, प्लांट में, सिर्फ प्लांट में, पौधों में। और इसी प्लास्टिड सेल का एक टाइप होता है, इसी प्लास्टिड सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पूरा प्लास्टिड था, इसको जो है सिंपली प्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इसका हिंदी होता है हरित लवक। ये क्या करता है, ये हरा रंग देता है पेड़ पौधे को, रंग जैसे पत्ती जो हरा होता है, किसके कारण होता है, चाहे तो कहिए क्लोरोफिल, इसी का नाम है क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, जो कि उसके पत्तियों में रहता है। या फिर कहिए क्लोरोप्लास्ट हिंदी में हरित लवक। ये करता क्या है, पेड़ के पत्तियों को हरा कर देता है, जिसकी वजह से होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन का निर्माण करता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों, क्लोरोप्लास्ट के कारण, या कहिए क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग या फिर तना वना का रंग हरा होता है, पेड़ पौधे का रंग हरा हो गया क्लोरोप्लास्ट के कारण। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधे को रंग दिया, पत्ती को रंग दिया, और ये रंग जो है भोजन का निर्माण करने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते ही नहीं, हम लोग भोजन अपना पकाते हैं, मगर पेड़ पौधे खुद से बना लेता है। ये भोजन का निर्माण क्या, कौन, क्लोरोप्लास्ट। और इसका अगला होता है प्लास्टिड सेल में ल्यूकोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका रंग हरा, लिखे ना, हरा रंग का होता है, लेकिन ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसका कोई कलर नहीं था, कलरलेस होता है। और ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। ये क्या करता है, भोजन को जमा कर करता है, जैसे पत्तियों में जो है भोजन जमा रहता है, तना में जमा रहता है, फलों में जमा रहता है, फूलों में रहता है। तो जो भी भोजन बना हुआ है, वो भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे में ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। इसमें कोई कलर नहीं होता। ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, भोजन को छाल में जमा कर लेता है, भोजन को फल में लटका दिया, जो एक्स्ट्रा भोजन बना अपना यूज कर लिया, जो एक्स्ट्रा भोजन था वो फल के रूप में लटका दिया, जिसको आम, लीची, कटहल बोलते हैं। वो सब क्या है, पेड़ पौधे का एक्स्ट्रा भोजन है, जो उसका बच गया ना, वही लटका दिया हम लोगों के लिए, हम लोग उसको बाद में तोड़ के खा लेते हैं। तो ये क्या है, भोजन को स्टोर करता है। या पतझड़ में देखते हैं पूरा पत्ती वत्ती गिर जाता है, तो भोजन कैसे करेगा पेड़ पौधा फिर, तो वही क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, जो स्टोर भोजन पहले से बना के छाल में रख लेता है, और जब पत्ती झड़ जाता है तो वही भोजन से अपना गुजारा करता है पेड़ पौधा सब। और इसका अगला होता है क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड सेल का अगला टाइप है क्रोमोप्लास्ट, इसको कहते हैं वर्णित लवक, इसको हिंदी में कहता है वर्णित लवक। यह क्या करता है, फूलों को, फलों को रंग देता है। मतलब कोई फूल हरा, कोई फूल पीला, लाल, तरह तरह के फूल होते हैं, कोई उजला, तो वो सब जो कलर हुआ, किसी को लाल कलर मिल गया कोई फूल को, कोई हरा हो गया, कोई उजला हो गया, कोई पीला हो गया, तो वो सब जो कलर जो मिला फूलों को, वो कलर कौन दिया है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट करता क्या है कि पत्तियों को और फलों को कलर देता है। जैसे हम लोग पढ़े ना, टमाटर का रंग लाल क्यों हो गया लाल, तो
कोई ना कोई है जो उसको लाल कर रहा है। कौन कर रहा है लाल? क्लोरोप्लास्ट लाल कर रहा है। आलू में देखते हैं बीच में आलू कहीं काला हो जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। या फिर आलू देखते हैं हरा रहा हो जाता है आलू, तो उसको हरा कोई ना कोई किया है ना हरा, ऐसे थोड़ी ना हरा हो गया। चुकंदर का रंग, गाजर का रंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो कलर जो दिया है उसको कौन देता है? कलर क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है? फूलों को या फिर फलों को रंग देता है, रंग प्रदान करता है। हो गया पेड़ पौधे का। अब बात रही हम मनुष्यों का, हम मानव, हम लोग का जो है कलर डिसाइड कौन करता है? तो हम मनुष्यों के शरीर में जो काला या कोई काला हो जाता है या फिर कोई गोरा हो जाता है, इसका डिसीजन कौन करता है? मेलानिन। तो जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा रहेगा वो एकदम पूरा करिया रहेगा, करिया किचकिच रहेगा। और जिसके शरीर में मेलानिन कम रहेगा एकदम वो पूरा एकदम गोर है, पूरा भभकेगा, लगेगा CFL बल्ब है। तो मेलानिन क्या करता है? कलर का डिसीजन करता है। जिसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन वो ज़्यादा करिया, जिसके शरीर में कम मेलानिन वो ज़्यादा करिया नहीं होगा, वो गोरा होगा। तो मेलानिन कर लिया। और लड़कियों के शरीर में मेलानिन क्या होता है? कम होता है। तो जिसके कारण लड़की सब ज़्यादा गोरा एकदम खूब एकदम सुंदर होता है। लड़का सबके शरीर में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर लड़काओं के शरीर में, जिसके कारण वो काला दिखता है। लेकिन लड़कियों के शरीर में मेलानिन कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? गोरा दिखता है। तो हम लोग मतलब लड़का सब जब शादी वादी में जाता है तो ढूंढता है किस में कम है मेलानिन, किस में कम है मेलानिन, जिसमें रहता कम उसमें कम है, चलो उसी को फंसा लेता है। तो लड़कियों में क्या होता है? मेलानिन कम होता है मैक्सिमम लड़कियों में, मतलब समझ रहे हैं ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब बहुत सारी लड़कियों में भी ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है। तो मेलानिन क्या करता है? कलर का डिसीजन करता है। लेकिन ये मेलानिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है। देखिए जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा है तो उसको कभी भी स्किन कैंसर नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलता है यूवी रेज, ये यूवी रेज आयन मंडल तो इसको रोक लेता है अल्ट्रावायलेट रेज को। लेकिन अगर मान लो आयन मंडल खत्म हो जाए तो जो यूवी रेज आएगा, तो जिसके शरीर में ज़्यादा रहेगा मेलानिन, तो जैसे उसमें पड़ेगा यूवी रेज, वो मेलानिन क्या करेगा? उस यूवी रेज को भगा देगा, चल भाग भाग भाग, उसको हटा देगा। लेकिन जिसके शरीर में मेलानिन है ये नहीं है, वो यूवी रेज आएगा पूरा एकदम पड़ जाएगा उसकी स्किन में। तो जिसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन रहेगा तो यूवी रेज पड़ेगा, उसको क्या कर देगा? भगा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसको स्किन कैंसर कभी नहीं होगा। लेकिन जिसके शरीर में मेलानिन एकदम है ये नहीं है हम लोग शरीर में, तो जैसे आएगा अल्ट्रावायलेट रेज पूरा तुरंत स्किन कैंसर हो जाएगा। तो मेलानिन जरूरी भी है। आप जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कैंसर, स्किन कैंसर उसी होगा जिसके शरीर में मेलानिन कम है। और जिसके शरीर में मेलानिन खूब है उसको कोई टेंशन है, भले ही करिया है, लेकिन जैसे पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेज उसको क्या कर देगा? हटा देगा, भगा देगा, है ना। तो मेलानिन समझ गया ना, ये लड़कों के शरीर में ज़्यादातर होता है, मेलानिन अधिक होता है। और लड़का सब कहता है क्या हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे काला कुछ नहीं है, मेलानिन ज़्यादा है। फेयर एंड लवली से नहाइए, मेलानिन खत्म हो जाएगा, वैसे होगा तो कुछ नहीं। हम लोग ह्यूमन सेल भी पढ़ लिए हैं, मतलब आदमी का सेल या कहीं जानवर का सेल, साथ में साथ पौधों का भी सेल पढ़ लिए हैं। तो दोनों पढ़ लिया। अब दोनों भी हम लोग तुलना देख लेते हैं, किस में क्या है किस में नहीं है, तुलना हम लोग देखते हैं। तो हम एक बना दिए इस तरह गोला जो एनिमल सेल है, और इस तरह वो बना दिए जो कहते हैं प्लांट सेल है। मतलब दोनों के बीच हम तुलना कर रहे हैं। ड्रेजिंग में पढ़े ना सेल्यूलोजिज्म, वही उसी तरह का। मतलब ये बीच में दोनों का है, ये जो है ये वाला बीच वाला एरिया जो है इसमें मतलब ये दोनों में है, ये वाला एरिया ये दोनों के पास है। इसके पास भी है, एनिमल सेल के पास भी है, प्लांट सेल के पास भी है। तो इसमें जो भी लिखा जाएगा वो दोनों में होगा। चलिए इसको लोग समझते हैं। देखिए एनिमल सेल में इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, अंडाकार गोल होता है। गोल कहिए या अंडाकार कहिए, अगर 2D में देखिएगा तो गोल, 3D में देखिएगा तो अंडाकार, तो गोल कहिए। और इसका आकार कैसा होता है? चौकोर होता है, चौकोर टाइप होता है। और इसका सेल जो होता है, इसका साइज होता है, इसका एनिमल सेल का साइज छोटा होता है, तो प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। एनिमल साइंस में वैक्यूल्स जिसमें पानी रहता है ये छोटा होता है, तो प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है जिसमें पानी रहता है। इसको पानी के सिवा और चाहिए क्या? पेड़ पौधे को पानी ही तो चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा खनिज लवण चाहिए, नहीं तो पानी से ही हो जाता है। उसके बाद देखिए एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है, जो काम बढ़िया से नहीं करता है, उसको मार के सला गला के पचा देता है, जिसकी वजह से हम लोग का स्किन क्या हो जाता है? काला हो जाता है जब चोट लगता है। तो इस पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो लाइसोसोम क्या करता है? ये साफ सफाई का काम करता है, ये जो भी सेल डेथ करता है उसको साफ सफाई कम करता है। लेकिन इसमें लाइसोसोम होता है क्या? इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है। इसलिए देखे होंगे अगर कोई पेड़ है, किसी में अगर नीचे कहीं अगर कील ठोक दिए हैं, उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन, तो देखिएगा वो कील जब उखाड़ भी लीजिएगा ना तो हमेशा वहाँ पे कल रह जाता है, क्योंकि उसका कोई साफ़ सफाई करने वाला है ही नहीं, वहाँ पे लाइसोसोम है ही नहीं जो उसको साफ़ सफाई करेगा। तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। इसमें लाइसोसोम के बदले में क्या होता है? सेल वाल होता है, चारों तरफ से डबल ऐसे झिल्ली सेल वाल होता है। इसमें नहीं बना है, इसमें जस्ट एक कंपेरिजन है ना, तो इसमें सेल वाल होता है, WALL लिख देते हैं, WALL, इसमें सेल वाल होता है। और देखिए इसमें एनिमल सेल में सिलिया और फ्लैजेला होता है, जिसकी वजह से एनिमल सेल गति कर पाता है। हम लोग का स्पर्म गति करता है,
क्यों? कि सिलिया और फ्लैजेला की वजह से गति करता है। लेकिन इसमें सिलिया और फ्लैजेला होता है, इसको कौन सा गति करना है? इसमें होता है प्लास्टेड सेल, जिसकी वजह से ये हरा दिखता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, पीला कलर डिसीजन करता है। और कुछ चीज़ें जो दोनों में होता है, कौन कौन? झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। इसमें भी होता है कोशिका झिल्ली, इसमें भी होता है कोशिका झिल्ली, जिसमें सब कुछ क्या होता है? पैक रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड से और क्या ऊर्जा बनाता है। ये दोनों में हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाता है। उसका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी रहता है, इसमें भी, दोनों में रहता है, जो कि कोशिका को आकार देता है। उसका न्यूक्लियस दोनों में रहता है, जो कि कुछ पूरा सेल को गाइड करता है। गोल्जी बॉडी इसमें भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में होता है, जो कि एनर्जी का ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया दोनों के बीच तुलना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किस में होता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा किस में होता है सेल वॉल, तो किस में होता है? एनिमल सेल में होता है, सेल वॉल होता है। प्लास्टेड सेल किस में होता है? तो प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता है। एनिमल में तो सिलिया और फ्लैजेला होता है। इसको समझ गए? चलिए इससे आगे समझते हैं। हम लोग दोनों सेल के बीच कंपेरिजन भी पढ़ लिए, ह्यूमन सेल और एनिमल सेल, और केंद्रक में सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन वैज्ञानिक सब ऐसे चैन से थोड़ी नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो खोदते रहेगा ना। तो इनमें से एगो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वाल्डेयर। ये क्या किया? जो हम लोग केंद्रक पढ़ लिए हैं, केंद्रक क्या करता है? पूरा सेल को गाइड करता है, न्यूक्लियस पूरा सेल को कहता है तुम ये बनाओ, तुम ये करो, लाइसोसोम तुम इसको पचा दो, ये वो है ना, पूरा काम, पूरा गाइड करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। तो अब हम लोग, अब एगो वैज्ञानिक थे वाल्डेयर, ये क्या किया? ऐसे कोई काम उम नहीं था, सोचता कुछ प्रयोग करते हैं, आराम से बैठ गया और न्यूक्लियस को खोदना शुरू किया। न्यूक्लियस को पूरा एकदम खोद के खूब बढ़िया से न्यूक्लियस को देखा, तो उसमें इसको क्या मिल गया? क्रोमोसोम मिल गया, गुणसूत्र मिला। कहाँ पे मिला? न्यूक्लियस में। मतलब क्रोमोसोम कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसका पता सबसे पहले कौन लगाया था? वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक लगाया था। इन्होंने कहा वाल्डेयर कि कोई भी अगला नस्ल जो है उसका सारे गुण को जो है स्टोर करके रखता है, कौन? क्रोमोसोम। ये क्या करता है? गुणों को स्टोर करके रखता है, गुण को मतलब कि पूरा बढ़िया से समेट के रखता है, कौन? क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए हम लोगों में कितना क्रोमोसोम होता है? मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, मनुष्य में 23 जोड़ा, और इसको इसी में कहता है 46 का। ये 23 जोड़ा का या फिर 46 की है। ये जोड़ा इसलिए कहा जाता है, देखो हमारे शरीर में जो है ज़्यादातर चीज़ जोड़े में ही है। 2 गो आँख है ना, 2 गो हाथ हो गया, 2 गो पैर हो गया, 2 गो किडनी हो गया, नाक भी हो गया, 2 गो ना, बीच में 1 बाउंड्री दे दिया है, 2 गो नाक हो गया, मतलब नाक है, 1 गो नाक, उसमें बीच में बाउंड्री है, 2 गो हो गया। तो हमारे शरीर में मैक्सिमम चीज़ किस में है? जोड़े में है, कान भी 2 हो। तो इसीलिए ये जो है 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है हम लोग के मनुष्य में। इसको टोटल कहिएगा तो टोटल हो गया 46 हो गया। ये क्रोमोसोम करता है क्या? ये सारे गुणों को स्टोर करके रखता है। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर का जो क्रोमोसोम है, इसमें सारा गुण स्टोर है कि इसका 2 गो हाथ होगा, 2 गो आँख होगा, 2 गो कान होगा, 2 गो किडनी होगा, 2 गो पैर होगा। मतलब सारे गुण को स्टोर करके कौन रखता है? क्रोमोसोम। जैसे मेरा क्रोमोसोम किसी और के शरीर में जैसे जाएगा तो उसको कहेगा अरे इसका तुम 2 गो हाथ बनाना, पूरा स्टोर कर रखा है 23 जोड़ा जो है, उसी में सारा गुण है। उसको कहेगा इसका 2 गो हाथ होना चाहिए, 2 गो पैर होना चाहिए, 2 गो आँख होना चाहिए, 2 गो कान होना चाहिए। तो क्रोमोसोम क्या कहता है? अगला नस्ल जो बनेगा, हमसे जो अगला नस्ल आएगा, उसमें सारा गुण को ले जाके धा देता है। उसको कहता है कि इससे जो बौआ बनाएगा, इससे जो लड़का बनाएगा, उसका 2 गो हाथ होना चाहिए। वो कहता है कौन? क्रोमोसोम। उसमें सारा कुछ स्टोर रहता है। 2 गो पैर होना चाहिए, ये नहीं कि 3 गो पैर बना दे, 5 गो हाथ बना दे, नहीं। वो सारे गुण को जो है वो बताता है कि जो बच्चा बनेगा इसमें क्या होगा? 2 गो हाथ होगा, 2 गो कान होगा, 2 गो पैर होगा, 2 गो किडनी होगा, 2 गो लीवर होगा, है ना, सॉरी 2 गो लीवर नहीं होगा, लीवर ठीक होगा। तो ये जो क्रोमोसोम क्या करता है? गुणों को स्टोर कर रखता है और अगले नस्ल में लेके जाता है। तो एगो वैज्ञानिक थे जिसका, अपना भारत के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अरविंद खुराना। वो क्या किया? जैसे एगो लौकी है, कोई भी कद्दू बना दे ऐसे सिंपली, इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्रक होगा। तो उसी केंद्रक में क्रोमोसोम होगा, तो कोई ना कोई क्रोमोसोम उसका होगा ऐसे, जो कि ये कहेगा कि इसको क्या करना है? लंबा बनाना है, कद्दू को क्या करना है? लंबा बनाना है। तो मान लीजिए यही तो क्रोमोसोम है जो ये करता क्या है? कद्दू को लंबा बना देता है। तो हम लोग के जो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हरगोविंद खुराना, वो क्या किए? जैसे कद्दू है, कद्दू का जो है इसमें जो कहीं ना कहीं केंद्रक होगा ना, केंद्र होगा जिसमें क्रोमोसोम होगा, तो इसका कोई ना कोई क्रोमोसोम ये कहेगा कि इस कद्दू को लंबा बनाना है। तो मान लीजिए यही तो क्रोमोसोम कह दिया कि कद्दू को क्या करना है? लंबा बनाना है। तो कोई ना कोई क्रोमोसोम होगा जो इसको बताएगा कि इसको कितना मतलब बड़ा होना है, कितना क्या होना है, सब कुछ बताया। क्रोमोसोम में सारा गुण स्टोर ना रहता है। तो वो क्या किया हरगोविंद खुराना?
वो क्या कि इसका जो लंबा होने वाला क्रोमोसोम था इसको जो है ऐसे निकाल लिया। कौन? भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। वो निकाल लिया और उसको निकाल के क्या करेला में डाल दिया। तो करेला है, इस्तेमाल करेला है, ऐसे 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 ये करेला है। तो करेला छोटा होता है ना, तो ये क्या किए हरगोविंद खुराना, तो इसका वो क्रोमोसोम जो कि इसको आकार देता है, इसका साइज को बढ़ा देता है, उसका क्रोमोसोम निकाले, यहाँ से निकाल के ले जाके इसमें ले जाकर ठूस दिया। किसमें? करेला में ले जाकर ठूस दिया, उसका ठोस निकाल लिया। मतलब ये क्या कि कद्दू का जो क्रोमोसोम जो उसका आकार बढ़ा रहा था उठो को निकाल के यहाँ से और ले जाके क्या किया करेला में ले जाकर ठूस दिया। तो अब इसमें क्या कौन सा क्रोमोसोम आ गया? इसका आकार अब क्या करेगा? ये क्रोमोसोम बढ़ा देगा, क्योंकि इसका आकार बढ़ाता था ये क्रोमोसोम, तो यहाँ भी आके क्या करेगा इसका आकार बढ़ा देगा। तो ये करेला क्या है? छोटा ना हो कि करेला एकदम बड़ा, इतना बड़ा करेला हो जाएगा। इतना मार्केट में आजकल कितना बड़ा बड़ा करेला आता है। तो ये कारनामा सबसे पहले दुनिया में कौन किया था? हरगोविंद खुराना। तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, जो सबसे पहले क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र किए थे, एक जगह से ले जाके दूसरे जगह लेकर पहुँचा दिए थे। इससे हुआ क्या? पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गया। इतना छोटा छोटा करेला होता था, इतनी चुकी चुकी, आप देखिए इतना बड़ा बड़ा होने लगा। तो ये काम कौन किए थे सबसे पहले दुनिया में? हरगोविंद खुराना। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं केंद्रक में एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसका नाम होता है क्या? केंद्रक द्रव कहिए, केंद्रिका द्रव कहिए, या फिर इसको वही केंद्रिका द्रव जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके केंद्रक में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव। वो केंद्रिका द्रव होता कौन चीज़ का है? तो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। उस केंद्रिका द्रव जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक हो गया आपको, एक टाइप हो गया डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा टाइप होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड इसी को हम लोग कहते हैं DNA, शॉर्ट फॉर्म में DNA। और राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसको क्या कहते हैं? RNA। तो ये DNA ये जो होता है ये किस में होता है? ह्यूमन सेल में, या फिर कहीं मानव में, या कोई जानवरों में होता है। तो ये जो केंद्रक है, मतलब मनुष्य क्या केंद्रक में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। लेकिन मनुष्य वाले में जो होता है न्यूक्लिक एसिड वो होता है डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम लोग DNA कहते हैं। लेकिन जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसके केंद्रक में, वो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लिक एसिड। लेकिन वो किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है? होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड RNA किस में होता है? वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इस सब में होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड RNA। और हम लोगों में कौन सा होता है? DNA, डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये बना होता है किससे? तो ये तत्व होता है फास्फोरस, फास्फोरस का बना होता है। जैसे मान लो चाय में दूध भी है, पानी भी है ना, चीनी भी है, सब कुछ है ना, उसी तरह इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड है। ये दो तरह का है जो होता है। एक होता है डाइऑक्सिक जो कि हम लोग होता है राइबोस। ये होता है किसमें? ये होता है प्रोकैरियोटिक में, जो सब दिखता नहीं, बैक्टीरिया सब में ये होता है। और इसमें ये कौन सा तत्व का बना होता है? तो ये बना होता है फास्फोरस का। ये भी बना होता है फास्फोरस का। ये समझ गए? चलिए अब इसके आगे और खूब बढ़िया से क्रोमोसोम को और जूम कर करके देखते हैं। तो हम लोग का सेल है ह्यूमन सेल। इस सेल में न्यूक्लियस है केंद्रक, उसको यहाँ न्यूक्लियस निकाल लिए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में जब खोद के जब घुस के देखा, कौन देखा? क्रोमोसोम का खोज कौन किया था? वाल्डेयर ने। तो वाल्डेयर यहाँ तक निकाल के क्रोमोसोम का खोज करके बस छोड़ दिया। वो उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था कार्लसबर्ग। वो कार्लसबर्ग क्या किया, ये क्रोमोसोम जो था ना, इसको जो इस तरह का जो शेप है जोड़ा में X टाइप का, वो वाल्डेयर क्या किया, वाल्डेयर तो क्रोमोसोम खोज दिया। तो एक आया कार्लसबर्ग, वो क्या किया, इस क्रोमोसोम को ऐसे इसको खोदना शुरू किया। इसको जैसे निकाला तो देखा क्या एकदम स्प्रिंग टाइप का निकल गया, ऐसे स्प्रिंग इस तरह से निकल गया। तो वही स्प्रिंग को कहा गया DNA। हम लोग जो पढ़ते हैं डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड DNA, वो लिक्विड, वो यही है लिक्विड। तो वो देखा वो किसको? DNA। तो DNA का सबसे पहले अवलोकन कौन किया? सबसे पहले देखा कौन? कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ऐसे देखा, इस तरह से खींच के देखा, स्प्रिंग टाइप का निकला। तो ये देखा इसी का नाम है क्या? DNA, डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। ये भी एक एसिड ही है, वही जो पहले हम पढ़े थे। तो वो जो इसको सबसे पहले कौन देखा था? कार्लसबर्ग ने। लेकिन वो देख के इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, है होगा कुछ ऐसा ही, छोड़ दिया। तो वो देखा सबसे पहले कौन? कार्लसबर्ग। लेकिन DNA का जो है शेप, जो आकार जो इस तरह का होता है, ये सबसे पहले कौन बताया था? वाटसन एंड क्रिक। मतलब DNA का सबसे पहले अवलोकन, सबसे पहले पहचाना, सबसे पहले देखा कौन? कार्लसबर्ग। लेकिन उसका आकार दिया, शेप दिया कि इस तरह का होता है, वो कौन? वाटसन एंड क्रिक ने ये दिया। उसके बाद और एक वैज्ञानिक है, वो क्या किया, इस DNA को ऐसे पर खींचा, ऐसे खींचा, देखा स्प्रिंग की तरह ऐसे निकल गया। तो इसी को वो कह दिया कि ये, इसको कह दे क्या, ये जीन है।
इसका नाम क्या दे दिया कि ये जीन है। इस तरह से निकला स्प्रिंग टाइप का, उसका नाम दे दिया क्या है, ये जीन है। तो जीन का पता सबसे पहले कौन लगाया था, जीन का पता कौन लगाया, तो जीन का पता सबसे पहले लगा जूहानसन। तो जो से जीन, उसी तरह समझ लेगा जूहानसन। तो जीन का सबसे पहले खोज किसने किया था, जूहानसन। वैसे जूहानसन हो गया। अब बताइए डीएनए किससे बना है, जीन से बना है। यही जीन को ऐसे पकड़ के ऐसे समेट दीजिएगा तो स्प्रिंग जो फैला है वो समेट के भी इतना सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए। मतलब डीएनए किससे बना है, जीन से बना है। या फिर कहिए जीन जो है वो किससे बना है, जीन जो इसको फैला दे जीन को, तो इस तरह फैल गया ये। तो डीएनए किससे बना है, जीन से बना है। इसी को ऐसे समेट दीजिएगा तो ये हो जाएगा डीएनए। उसके बाद फिर कहेगा कि क्रोमोसोम किससे बना है, तो क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है। यही ना क्रोमोसोम, इसी को ना खींचे थे तब डीएनए निकला है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जीन हुआ, वही जीन को समेट दिए, डीएनए बन गया। वही डीएनए को समेट दिए, क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। आपको बगल में फोटो दिख रहा होगा बढ़िया से, ये जीन हो गया। तो क्रोमोसोम का सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, जीन हो गया सबसे छोटा। इससे छोटा है ही नहीं, ये जीन हो गया। इसी में जो है, और इसी में जो है इस तरह से होता है। इस तरह देखा वैज्ञानिक जूम कर, वैज्ञानिक को कोई काम तो है नहीं, खाली खोजे न करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। तो खोज करते रहता हम लोग। तो इस तरह से देखा गया। इसी क्या है, जीन है। इसी यही जीन ऐसे फैला दिए, जीन है, इसी को ऐसे समेट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो एक डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। ये हो गया आपका डीएनए का फोटो, डीएनए ये डबल हेलिक्स होता है। मतलब इसमें 2 गो धागा था इस तरह से, देख रहे हैं ना, यही ना डीएनए है, इसी का ना फैला है यहाँ पे। उसको बाद में जीन कह दिया जब फैला हुआ रूप था। तो ये डीएनए कैसा था, डबल हेलिक्स। मतलब इसमें 2 गो धागा, इस तरह से एक होता है और एक इस तरह से 2 गो होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। और डीएनए में 4 गो और केमिकल होता है। देख रहे हैं वैज्ञानिक सब कितना खोद रहा है, इसके अंदर वो, उसके अंदर वो, एकदम पूरा प्रयोग चल रहा है। तो डीएनए के अंदर में 4 तरह का केमिकल होता है। ये होता है एडेनिन, एटीजीसी, सिंपल है एटीजीसी, मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो डीएनए में 4 तरह का केमिकल, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का होता है। ये हो गया डीएनए। डीएनए इस तरह हो गया। और अब फिर बचा आरएनए। तो आरएनए क्या था, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंपल। इस तरह से हो गया डीएनए। एगो हटा दिए, एगो धागा आप हटा दीजिए, इस तरह से शुरू कीजिए, एगो धागा इसका हटा दीजिए, इस तरह से एगो धागा हटा दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आरएनए। तो आरएनए ये हो गया आरएनए। तो आरएनए कैसा होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स, इसमें एक गो धागा होता है। इसमें भी 4 गो तरह का केमिकल होता है। एडेनिन, यू होता है, यूरेसिल होता है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और फिर साइटोसिन। इसमें खाली एगो अलग होता है, एगो अलग केमिकल होता है। ये हो गया आरएनए। ये सिम हो गया आरएनए का पिक्चर, आपको बगल में दिख रहा होगा। तो अब एक बात ये रहा, डीएनए बनाने में टेंशन है कि आरएनए बनाने में टेंशन है। तो ज़्यादा दिक्कत किस में है, आरएनए में। आरएनए में ज़्यादा दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल हेलिक्स होता है, तुरंत बन जाता है। लेकिन डीएनए में वो क्या होता है, वो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जो हम लोग में होता है। वो बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आरएनए बनने में एकदम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में आरएनए बन जाता है। ये सिंगल हेलिक्स होता है। इसे देखते हैं ना, कम टाइम लगता है, तुरंत धरा छापते जाता है। देखते कोरोना वायरस हुआ, बैक्टीरिया, इस सब में क्या होता है, आरएनए होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। इसे देखते हैं कोरोना सब धरा देता है, पूरा एकदम भड़भड़ा देता है, पूरा छाप देता है तुरंत। लेकिन डीएनए डबल हेलिक्स होता है, वो बनने में टाइम लगता है। लेकिन आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, वो इजीली आसानी से बन जाता है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी छोटका वाले सब क्वेश्चन ले लिए हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सारा प्रश्न आ गया है, चलिए इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिड सेल किस में पाया जाता है। प्लास्टिड सेल किस में पाया जाता है, हम लोगों में या फिर जानवरों में या फिर पेड़ पौधे में। तो इस ऑप्शन है पादप में, बी जानवर में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है प्लास्टिड सेल, केवल पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधे में, जो कि उसके कलर का डिसीजन लेता है। पत्तियों का रंग का हरा हो जाना, फलों का रंग का, है ना, फूल का अलग अलग कलर। तो ये कौन डिसाइड करता है, प्लास्टिड सेल करता है। तो ये किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पादप में पाया जाता है। हम लोगों का रंग काला वाला होता है, किसके, मेलानिन के कारण होता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, नंबर ए हो जाएगा इसका क्लोरोप्लास्ट। इसी को हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, 2 भी दूसरा भी हो गया।
और तीसरा नंबर कौन सा है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, टमाटर का कलर जो है लाल किसके कारण होता है, के कारण होता है। ए दे दिया लाइकोपेन, बी बीटानोन, सी सेलोनिन, डी मेलानिन। तो इसका क्या हो जाएगा, लाइकोपेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और चौथा क्वेश्चन है, गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन ए केरोटीन, बी है बीटानोन, सी है सेलोनिन और डी है लाइकोपेन, लाइकोपिन। तो टमाटर का गाजर का लाल रंग किसका, केरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। चौथा हो गया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। आलू का पत्ती की बात नहीं कर रहा, आलू के अंदर में देखेंगे कोई कोई आलू जो हरा हो जाता है, तो कोई कोई आलू काला भी हो जाता है, काला होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो क्वेश्चन है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो ए दे दिया केरोटीन, बी दे दिया बीटानोन, सी दे दिया है सेलोनिन और डी दे दिया लाइकोपिन। तो इसमें आलू का, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सेलोनिन के कारण। 5 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चुकंदर का जामुनी रंग किसके कारण होता है। तो चुकंदर उसका अलग ही कलर होता है, तो खून की तरह लगता है। जामुन का भी कलर उसी तरह होता है सेम। तो कहा चुकंदर का जामुनी रंग का या फिर कहीं लाल भी लाल तरह होता है, अजीब टाइप का ब्लड की तरह उसका रंग होता है। तो किसके कारण होता है, ए दे दिया केरोटीन, बी दे दिया बीटानोन, सी दे दिया सेलोनिन और डी दिया लाइकोपेन। इसका आंसर हो जाएगा बी बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है कहीं या फिर कहीं जामुनी होता है। 6 हो गया। और 7वां नंबर का क्वेश्चन है, गुणसूत्र का खोज किसने किया था। हाँ, 7वां है गुणसूत्र या फिर कहीं क्रोमोसोम, इसका खोज किसने किया था। ये दे दिया वोल्डेयर, बी दे दिया है कार्लसबर्ग और सी दे दिया वाटसन, डी दे इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र का खोज कौन किया था, वोल्डेयर ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वोल्डेयर। 7 हो गया। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। इतना आसान है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम होता है कहाँ पे। ए दे दिया गोल्जी बॉडी में, बी दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, सी दे दिया केंद्रक में, डी दिया सेंट्रोसोम में। तो कहाँ पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 8 हो गया। और 9वां प्रश्न है, हाँ, जेनेटिक गुण कौन ले जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक गुण जो मतलब हम में जो गुण है वही गुण हमारे संतान में भी होगा। उसका भी 2 आँख होगा, इन्हें कि 3 आँख हो जाएगा, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, है ना। तो क्या भाई जेनेटिक गुण मतलब हम में जो है वही चीज़ हमारे बच्चों में होगा। तो ये जेनेटिक गुण हो गया। तो वही जेनेटिक गुण कौन लेके जाता है, तो जेनेटिक गुण लेके कौन जाता है, क्रोमोसोम ले जाता है। इसी में होता है डीएनए, इसी में होता है जीन। तो यही नहीं ले जाता है क्रोमोसोम, जिसमें होता है डीएनए, जिसमें होता है जीन। तो क्रोमोसोम जैसे हमारे स्पर्म के द्वारा क्या होता है, हमारा सेल उसके शरीर में चले जाता है, तो जिससे क्या होता है सेंट्रोसोम जाता है, जिसमें डीएनए होता है, जिसमें जीन होता है। तो कौन लेके जाता है, सेंट्रोसोम लेके जाता है, फिर कहीं डीएनए लेके जाता है, ये सब एक ही है। तो एक जेनेटिक गुण कौन लेके जाता है। इसका ऑप्शन देखिए थोड़ा अजीब टाइप का, ए है एसिड, बी है बेस, सी है न्यूट्रल, डी है एल्कली। तो देखिए जेनेटिक गुण कौन लेके जाता है, देखिए जेनेटिक गुण लेके जाता है कौन है, क्रोमोसोम लेके जाता है। मेरे में जो गुण है वही ले जाए मेरा बच्चों में दे देगा। कौन ले जाता है, क्रोमोसोम। लेकिन ऑप्शन में क्रोमोसोम है ही नहीं, ऐसे छोड़ करिएगा क्या, नहीं ना। तो करना क्या है, अब एक बात समझिए कि क्रोमोसोम किस में होता है। जैसे क्रोमोसोम होता है केंद्रक में, और केंद्रक में क्या भरा होता है, केंद्रक में एक द्रव भरा होता है ना। उस द्रव का नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। द्रव का नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी हमारे स्पर्म के द्वारा जाएगा केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर में क्या रहेगा, क्रोमोसोम होगा। वो क्रोमोसोम किस में डूबा हुआ रहेगा, न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। जेनेटिक गुण कौन लेके जाता है, ऑप्शन थोड़ा अजीब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एसिड। क्यों, क्योंकि केंद्रक में होता है क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम किस में रहता है, एक एसिड में डूबा होता है, न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नोट हो जाएगा। 9 नंबर हो गया। और 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए का अवलोकन किसने किया था, मतलब डीएनए सबसे पहले किसने देखा था, देख के इग्नोर कर दिया। तो उसको कौन अवलोकन किया था, ए दिया वोल्डेयर, बी दिया कार्लसबर्ग, सी दिया वाटसन एंड क्रिक, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्लसबर्ग। इन्होंने सबसे पहले डीएनए का अवलोकन किया था, डीएनए को पहचाना था, लेकिन इग्नोर कर दिया। लेकिन और वाटसन और क्रिक ने ये उसका पूरा बारे में बताया, उसका चित्र बताया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 10 हो गया। और 11वां नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, कि डीएनए का आकार सबसे पहले किसने दर्शाया। हाँ, डीएनए का शेप, आकार की इस तरह का होता है डीएनए, ये सबसे पहले कौन बताया था। ये दिया वोल्डेयर, बी दिया कार्लसबर्ग, सी दिया वाटसन एंड क्रिक, डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने ही बताया, खोजा था तो कार्लसबर्ग ने, लेकिन वो इग्नोर कर दिया, और वाटसन एंड क्रिक ने इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया। 11 हो गया। 12वां नंबर का क्वेश्चन है,
आलू में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है? आलू में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? ए दे दिया है 21, बी दिया है 46, सी दिया है 42, डी दिया है 9। तो आलू में कितना जोड़ा पाया जाता है? ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, 21 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। हम इसका सारा लिस्ट आपको बगल में दे देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कितना किस में क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोगों में कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा, मतलब 46 को। 12 हो गया। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब इधर उधर हो गया है। हाँ, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए का संरचना कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है? तो ए दे दिया है आपको सिंगल हेलिक्स, मतलब सिंगल धागा वाला होता है। डी दे दिया डबल हेलिक्स, या सी दे दिया ट्रिपल हेलिक्स, या डी दिया नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। दो धागा की तरह होता है, आपको बगल में दिख रहा होगा। आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, भाई आरएनए की संरचना कैसा था? आरएनए देखने में कैसा लगता है? तो ए दे दिया सिंगल हेलिक्स, बी दिया डबल हेलिक्स, सी दिया ट्रिपल हेलिक्स, डी दिया नॉन। तो आरएनए कैसा आता है? सिंगल हेलिक्स, एक ही वो धागा आता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा सिंगल हेलिक्स। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएनए में कौन सा एलिमेंट? डीएनए किससे बना होता है? जैसे जैसे चाय की बात करें, चाय जो बना है उसमें कहीं ना कहीं चीनी भी है ना, दूध भी है, चाय पत्ती भी है ना। तो वही कह रहा है डीएनए में कौन सा तत्व होता है? कौन सा तत्व होता है? तो डीएनए में कौन सा तत्व होता है? ए दिया सोडियम, दे दिया बी दिया फास्फोरस, सी दिया क्लोरीन, डी दिया कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा फास्फोरस। डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस होता है। ये 15 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इससे पहले के वीडियो का जो है 3 वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा तो पूरा बायोलॉजी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर कहीं से ही पढ़ लीजिएगा तो मज़ा नहीं ना आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।